जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। हर बार की तरह हम फिर से इस बार हाजिर हैं चाय पे चर्चा पे। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपने हर विषय देख चुके हैं लगभग, और आज हम एक नया विषय लेकर आ रहे हैं। है तो वो मूल विषय जिसको हमें बहुत पहले टच कर लेना चाहिए था, पर आज हम कर रहे हैं। ये बात है किसान से लेकर, और ऐसे किसान जो पूरी दुनिया में एक ऐसे कहा जाए कि मिट्टी से उठकर अपनी ज़मीन पर जाते हैं, घर से उठकर ज़मीन पर जाते हैं, रोज़ हल चलाते हैं, बैल चलाते हैं, उसके बाद कुछ पैदावार होती है और बाहर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो जैविक कृषि को लेकर पूरे भारत में उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। आखिर क्या है ये जैविक कृषि और वो किस तरह से इस मुहिम को चलाते हैं, जिसमें इस समय पूरे भारत में 50 से 60 हज़ार किसान जुड़े हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आइए, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है मनोज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। मैं आपकी इस यात्रा में सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, कहाँ से आपने शुरू किया, पढ़ाई लिखाई वगैरह कैसे शुरू हुई आपकी? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। इसके लिए मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि ये हमारा धन्यवाद मत करिए जी, हमको अवसर मिला कि हम आपको इस जगह पर ला सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बेसिकली यहीं का हूँ, शहडोल का ही हूँ, और ये मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ कि मैं इस धरा में पैदा हुआ हूँ जो पूरा नेचुरल है, नेचर से भरा हुआ है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मेरी शिक्षा दीक्षा 12th तक हुई है, और उसके बाद मैं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया था, और पहले बैच में हमने वहाँ पे इंजीनियरिंग की है। उनका ग्रामीण विकास पे काफ़ी योगदान रहा है, भारत रत्न है नानाजी। और उसके बाद मैं वापस इंजीनियरिंग के बाद मैं शहडोल में ही आया जी। तो ऐसा इंजीनियरिंग करते करते अचानक इस तरह की चीज़ें कैसे दिमाग में, कुछ आयोजन करवाया था आपने उस समय? जी, एक्चुअली क्या था कि हम यहाँ पे इंदौर से वो इंजीनियरिंग करने के बाद हम कुछ समय दिल्ली में रहे, और उसके बाद हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे अपने घर से ही। जी। तो उसी समय हमारे माननीय डिप्टी कलेक्टर संजय दुबे जी थे उस समय, सन ये 2000 की बात है, और उन्होंने उस समय कंप्यूटर नया था, तो यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में उन्होंने कंप्यूटर का एक आयोजन किया था जिसमें कंप्यूटर के व्यापारियों को स्टॉल लगवाए थे। तो हम वहाँ पे गए थे, और देखते देखते हमारे दिमाग में आया कि व्यापार को विकास के लिए अपने शहर के व्यापार, क्योंकि शहडोल उस समय बड़ा जिला था तो व्यापार के रूप में नहीं, संभावनाएं थी, यहाँ पर बहुत संभावनाएं थी। तो हम दिल्ली में रहे तो वहाँ प्रगति मैदान में भी आयोजन देखते थे, तो हमारे अंदर आया कि क्यों ना हम यहाँ पे एक ऐसा आयोजन करें कि जो सारे व्यापारी आएँ, स्टॉल लगाएं, नई नई चीज़ें जानकारी मिलती है कि क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो फिर हमने उसके लिए कल्पना की, और चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, पूंजी नहीं थी, तो फिर हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि क्यों ना पहले हम येलो पेजेस निकालें, शहडोल की पहली, और हिंदी में हमने टेक्नोक्रेट येलो पेजेस का निकाला, और उससे कुछ पूंजी जुटाया, और हमने पहला 2001 में 7, 8, 9 जनवरी को रघुराज स्कूल में हमने पहला व्यापार मेला किया। मेरे ख्याल से टेक्नोक्रेट येलो पेज के बारे में अब जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो ये जान पा रहे होंगे कि अच्छा आपने निकलवाया था, क्योंकि उस समय मैं भी था, मुझे भी वो प्रतियां मिलना मुश्किल था, वो शायद फ्री में आपने। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क था वो जी। तो जब आपने ये व्यापार कराया तो फिर आपको पूंजी मिली कुछ? जी हाँ, हम लोग करीबन 50,000 रुपये हमने उससे इकट्ठे किए थे, और जो हमारे मेले में लग गया था जी, हम मेले पे नो प्रॉफिट नो लॉस में थे जी। लेकिन एक हमें लाइन मिल गई उससे, और हमें काफ़ी यहाँ पे काफ़ी उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, यहाँ रीजनल ऑफिस हुआ करता था जी। तो 3 करोड़ का व्यवसाय हुआ था 3 दिन में। बहुत बड़ी 122 मोटरसाइकिल बिकी थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की खूब बिक्री हुई थी। टोयोटा क्वेलिस जो उस समय नया आया था, एक ही शोरूम था राजपाल टोयोटा इंदौर में, तो यहाँ से 12 गाड़ियाँ बुक हुई थी। बहुत बड़ी तो बात। उसके बाद ये प्रोत्साहन मिला, तो फिर उस आयोजन का उस समय हमने कहीं पता चला दिल्ली में, तो फिर हमें उज्जैन का काम मिला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो वो जर्नी फिर ऐसे ही इवेंट लाइन में बढ़ती गई,
धीरे धीरे आप इस जगह पे आगे बढ़ते गए, तो ऐसे कई आयोजन आपने किए? हाँ, फिर हम 2006 से 2011 तक शहडोल में लगातार व्यापार मेला लगाए हैं हम। अच्छा, फिर से लगाया। हाँ, उसके बाद क्या था कि हमारी एजेंसी भी चल रही है इवेंट्स की इंदौर में, तो हमारे पास कॉर्पोरेट के काफ़ी काम थे, तो फिर हम शहडोल में उसके बाद हम नहीं लगा पाए हैं। ये जो आपने पहली बार तो जब आपने आयोजित किया रघुराज में, जी, उससे आपको एक अनुभव मिला। जी। जब आपने इतना इवेंट करा लिया, आज आप यहाँ पर बैठे उसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो कितना आपको लगा कि शहडोल की दिशा बदली? नहीं, अभी तो सोच जो है, देखिए, सोच तो आज के ज़माने में स्मार्टफोन के आने के बाद अब कहीं कोई दूरी नहीं रह गई है। गांव का व्यक्ति भी अब यूट्यूब चला रहा है, सब चला रहा है, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, सब हो रहा है। तो परिवर्तन तो नो डाउट काफ़ी है, मतलब सब जगह जैसे ही है, और अच्छा है, शहर बहुत अच्छा हमारा डेवलप हो रहा है, और हमें तो हर बार आता हूँ तो बहुत खुशी होती है यहाँ में सारे शोरूम्स। और हाँ, नहीं, अच्छा है शहडोल, एक संभाग बनने के बाद और तेज़ी से हो रहा है, और यहाँ पे बहुत अपार संभावनाएं हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी से। अभी एक जर्नी इनकी ख़त्म हुई है, यहाँ पर इन्होंने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया था और एक नई जर्नी की ओर चले थे। हम फिर उस पर भी बात करेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डीएक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। तो हम बात कर रहे थे मनोज मिश्रा जी से। मनोज जी, चर्चा में मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तो जर्नी आपकी यहाँ गई, फिर अचानक आप किसानी की तरफ, यानी कृषक जीवन की तरफ फिर से लौटे, और वो भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, खासकर ऑर्गेनिक फील्ड पे। इसके बारे में बताएं। जी, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है, तो अभी हम देख रहे हैं कि लोग ज़मीनों को संरक्षण करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। और हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं, तो हमारे बड़े भैया आदरणीय जो हैं वो बाहर ही रहे रेलवे में, जी। और मैं खुद बाहर, और हमारे मझले भैया भी बाहर। तो इस तरह से हमारी ज़मीन में कुछ कब्जे होने लगे थे, तो उसको संरक्षित करने के लिए एक प्लान आया कि क्यों ना यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया जाए। अब मैं रहता इंदौर में था, तो कुछ सोचा कि यहाँ पे स्टार्ट करना है तो क्या करें, तो मैंने काफ़ी उस पर रिसर्च किया। तो फिर मैं गवर्नमेंट का CSIR CMAP एरोमा मिशन से जुड़ा, लखनऊ गया, ट्रेनिंग ली, और फिर हमने यहाँ पे लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, तुलसी इत्यादि की खेती स्टार्ट की है, और CSIR CMAP के माध्यम से डिस्टिलेशन यूनिट भी लगी है। तो अब चूँकि मुझे खेती स्टार्टिंग थी, मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता खेती का, कभी किया नहीं, तो मैं वही कर रहा था जो देख रहा था, पढ़ रहा था, जो ट्रेनिंग में मिली। अब चूँकि मेरी ज़मीन थी, तो मैं ऑर्गेनिक के बारे में उस समय, मतलब ऑर्गेनिक खेती तो नो डाउट अच्छी, जब मैंने सोचा कि जब स्टार्ट ही करना तो क्यों ना ऑर्गेनिक करें, क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत आज के मतलब जो आज की जीवन शैली है उसमें बहुत स्कोप आ गया। हाँ, स्कोप तो है सर, लेकिन क्या है कि ऑर्गेनिक लोगों को जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक में। एक ये भी है कि जैसे आपके समय में भी ये सब काम करते हुए पेंडेमिक आया, जी, लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया, बिल्कुल, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं ऑर्गेनिक फील्ड की तरफ? जी हाँ, मैं एक्चुअली 2018 से इसमें आ गया था, और जब कोविड का पहला केस आने ही शुरू हुए थे, तो हमने पहला इवेंट इंदौर में उस समय कर रहे थे हम फेबर में 2020 में। जी। 20 में हमने 7, 8, 9 फरवरी को हमने एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर में ऑर्गेनिक एक्सपो किया, जिसमें तमाम भारत के कई जगह से लोग आए, ऑर्गेनिक के जो फार्मर्स हैं उनको हमने मंच प्रदान किया, और बहुत सारे सेमिनार हुए जो विशेषज्ञ थे। तो ऑर्गेनिक में सर ऐसा है कि हमने एक मिशन हेल्दी इंडिया चलाया है, अपना हैशटैग मिशन हेल्दी इंडिया, और मिशन हेल्दी इंडिया में हम ये चाहते हैं कि पेंडेमिक के आने के बाद लोगों को अपना हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। अब लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो समझ चुके हैं कि पैसा काम नहीं आएगा, अगर मैं हेल्थ रहेगी, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो इसके लिए आपको केमिकल फ्री इन्वायरमेंट में जाना ही पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि केमिकल से, हम पूरा केमिकल से घिरे हुए हैं। आज हम सब्जियां खा रहे हैं, देखने में बहुत आकर्षक लग रही है, सुंदर लग रही है, हम सोचते हैं बहुत अच्छी है। आपको पता होना
होना चाहिए कि उसमें कितनी बार कितना कीटनाशक डाला गया है। आपको पता है एक गर्भवती माँ के दूध में, मतलब एक जो माँ है, माँ के दूध में भी कीट उसका जहर पाया गया। अब सोचिए वो जब नवजात शिशु को डोज जाता है तो कितना कम डोज भी उसके लिए कितना हानिकारक है। और आज जितनी बीमारियां फैल रही हैं वो सब हमारे खान पान के कारण हो रही हैं। तो जैविक यानी केमिकल फ्री भोजन की ओर हमें संकल्प लेना ही होगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके अस्पताल के पैसे बचाएगा। एक अध्ययन में मैंने पढ़ा था और आपसे शायद डिस्कशन होता था कि जो हम गेहूं खाते हैं उस गेहूं में भी कुछ ना कुछ ऐसा। देखिए गेहूं तो हमारा भोजन है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज, लघु अनाज का जिसमें रिच फाइबर होता है, और गेहूं तो ग्लूटीन से भरा हुआ है। आज हमारे देश की आबादी 25 से 30% डायबिटीज़ से जो है, तो गेहूं तो हमारे भोजन में था ही नहीं। गेहूं तो बिल्कुल ही, वो तो यानी कुल मिला के जो गेहूं यहाँ आया वो तो अगर देखा जाए वो हमारे देश का नहीं है, बाहर से बिल्कुल बाहर से आया। उस समय मेरे ख्याल से लाल गेहूं एक आया था जो और ज़्यादा खतरनाक था। बिल्कुल जो सोयाबीन ऑयल है दूसरे देश मेरे ख्याल से बिल्कुल सोयाबीन तो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है ये रिफाइंड ऑयल। तो ये चीज़ों हेल्थ के प्रति आना है ना, तो देखिए उससे किसानों का भी भला है। आप इससे इकोनॉमी भी जुड़ी, दोनों तरह से देखिए। बिल्कुल आज किसान क्या है, आपने देखा होगा कि सरकार एमएसपी पे, कई सारे किसान लगे हैं कि धान उगाओ और एमएसपी पे बेच दो। अच्छा, उनके पास मार्केट की कमी है। अगर लोग उपयोग करने लगेंगे, उपभोग करने लगेंगे ऑर्गेनिक चीज़ों का, तो किसान उगाएगा, उसको एक मार्केट मिलेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि हमने ऑर्गेनिक एक्सपो इंदौर में इस बार फैमिली फार्मर की कॉन्सेप्ट लाए। फैमिली फार्मर, देखिए बाज़ार में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक शंका होता है, सिर्फ सर्टिफिकेशन देख के, और ये लोगों को लगता है यार महंगा है, जो चीज़ नॉर्मल 40 रुपए की ये 60 की मिल रही है, 100 की मिल रही है, तो मैं क्यों लूँ। तो हमने फैमिली फार्मर्स, तो अगर यहाँ पे लोग जो हैं अपने, जैसे घर में फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली सीए, फैमिली वकील, ये है जी, फैमिली वकील होता है। बिल्कुल। तो एक फैमिली फार्मर होना चाहिए, जो आप उसके यहाँ जाइए, फैमिली के सहित जाइए, घूमिए, वो आपके लिए उगाएगा और उसको मार्केट बनाया मिलेगा, क्योंकि उसकी बुकिंग पहले से आपने कर रखी है। तो उसके अगर 10 एकड़ 5 एकड़ की खेत में आपने उसको बोला यार मेरे को शुद्ध चीज़ उगा के दो तुम, ऐसे आपने 2-4 फैमिली अलग अलग फार्मर बना लिए, अलग अलग जो उगाते हैं, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फैमिली फार्मर और एक फैमिली काऊ। देखिए आज लोग डॉग्स वगैरह तो पालते हैं, गाय को, जबकि आपको पता है गौमूत्र और गाय का हमारे जीवन में इतना महत्व है, इतना ज़्यादा महत्व है, दुनिया में रिसर्च से साबित, बिल्कुल बड़ी बड़ी बीमारियों का। और ये खेती में तो बिना गाय की कल्पना नहीं की जा सकती। तो गौ माता को अपना बनाना पड़ेगा। पहले हर घर में गाय होती थी, लेकिन अब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, टाउनशिप में रह रहे हैं, कोई जगह नहीं है, कहाँ पालेंगे। तो एक गांव में किसान के यहाँ आप अडॉप्ट कीजिए, निःशुल्क में रहेगा। आप बच्चों के साथ जाइए, सेल्फी लीजिए, खिलाइए, उसको अपना नाम दीजिए, वो आपकी गाय है, उसको लक्ष्मी, सरस्वती कुछ नाम दीजिए, वो आपकी गाय बन जाएगी। आप वीकेंड्स में जाइए, वहाँ पे उनके साथ समय बिताइए और उसी किसान से उसके सामान लीजिए। तो देश की अर्थव्यवस्था में किसानों को अगर वो करना है, हम सीधे सीधे मार्केट में चले जाते हैं कि भैया हमें तो बेचूंगा कहाँ, किसान सोचता है बेचूंगा कहाँ। अगर हमारे जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग ये सोच लें कि यार मैं क्यों खरीदूं, मैं जाता हूं, मैं अपने गांव में एक किसान है उससे लेता हूं, वो आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद पता होगा कि वो कुछ भी नहीं डालता, केमिकल नहीं डालता, तो आपको विश्वास भी रहेगा। तो हमारे इंदौर में, मालवा में ऐसे करीबन आपको विश्वास है 200 से ज़्यादा फैमिली फार्मर हमने इस एग्जीबिशन में रजिस्टर्ड किए। और आज इंदौर के बहुत पूरा मार्केट, कोविड में, लॉकडाउन में, वो होम डिलीवरी, गवर्नमेंट के जो भी सर्कुलर्स के आधार पे उन्होंने होम डिलीवरी की हैं। आप बताइए, सब्जियां, जैविक सब्जियां नहीं मिलती, तो इंदौर में ऐसे बहुत सारे फार्मर हो गए हैं जिनके पास मतलब सप्लाई करने के लिए माल नहीं बचता है, इतने ऑर्डर आ गए हैं। अगर सब लोग इस तरह से सोचने लगेंगे, सच में ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, एक तो फैमिली फार्मर और एक फैमिली काऊ। एक काऊ। हम कुत्ता पालते हैं, ठीक है,
पालिए उसको भी, पर अगर हमारे पास थोड़ी सी भी जगह है तो सच में एक गाय पाल लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक बात और करना चाह रहा हूँ कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें सरकार का कितना योगदान रहता है, शासन प्रशासन का कितना योगदान रहता है जो योजनाएं चलती हैं? बिल्कुल, देखिए किसान को आज हम बहुत भाग्यशाली युग में चल रहे हैं। मैं तो बताऊंगा कि इस समय जो सरकार है वो प्राचीन पद्धति को लेके बहुत सीरियस है, और इस तरह की जो हमारी प्राचीन कृषि पद्धति थी, क्योंकि जैविक खेती कोई नई नहीं है, वो तो पहले हमारी हम आज ये दुर्भाग्य कि आज हमको इस तरह के मंच में बैठ के ये सब बताना पड़ रहा है। ये तो हमारे यहाँ चल रहा था, पहले ही था, गौ आधारित खेती थी। और तो योजनाओं की जहाँ तक बात करें तो शासन की इतनी सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी जो एक आत्मा है, आत्मा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, हर कलेक्ट्रेट में होता है, उसमें डीडीए बैठते हैं और जेडीए भी संभाग स्तर पे रहते हैं। तो वो किसानों के यहाँ नवाचार कर रहे हैं। नवाचार यानी वो कहीं जहाँ पे संभावनाएं देख रहे हैं गुड़ की या आपके ब्लैक राइस की, आपके अश्वगंधा मेडिसिनल, तो वो सरकार खुद उनको निःशुल्क वहाँ पे जाके उनको संसाधन उपलब्ध कराती है। वर्मी कंपोस्ट जो कि केचुला खाद 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है अपना NPK, उसमें बहुत अच्छा होता है नॉर्मल गोबर खाद से, तो उनके लिए बेड गवर्नमेंट निःशुल्क देती है। मतलब किसान अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो सरकार खड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो किसान को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़मीन को बंजर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि केमिकल के उपयोग से सिर्फ शारीरिक हानि नहीं है, जमीन की अभी आपकी धरती माता भी बंजर हो रही है। और आगे चल के सिर्फ आप यूरिया DAP के प्रोडक्शन पे नहीं रहेंगे। वो एक बात और है कि इतना सब कुछ सरकार चला रही है और कुपोषण के बारे में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। पर उसके बाद भी आज कुपोषण की दर बहुत ज़्यादा है। इसको अगर रोकना है तो किस तरह से रोका जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और बहुत गंभीर विषय है इस समय हमारे देश में कुपोषण की, क्योंकि ये हमारी स्थिति भी बिल्कुल, और ये ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की रेटिंग को काफ़ी प्रभावित करती है। कुपोषण पे देखिए, अभी एक हमने जो काम किया है, हमने मोरिंगा यानी सहजन, और हमारे यहाँ मुनगा बोला जाता है, और जो कि हर घर में लगभग पाया जाता है। अब आपको पता है ये एक मिरेकल ट्री के रूप में जाना जाता है। 200 से अधिक बीमारियां बिल्कुल मैंने भी पढ़ा है। हाँ, इससे 200 से अधिक बीमारियों को रोका जा सकता है इसके उपयोग से। और बहुत इसके तीनों चीज़ें, इसके लीव्स यानी पत्तियाँ भी और फूल, इसके फूल से, और इसके जो ड्रम स्टिक फल है जो मुनगा जो होता है, वो तीनों बहुत लाभकारी हैं। कुपोषण में हमने अभी क्या किया, हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है मोरवीटा। तो मोरवीटा क्या है कि एक ग्रैनुअल्स है जिसपे हमने कुछ मिश्री को मिला के ग्रैनुअल्स प्रोसेस किया है, क्योंकि मुनगा जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। तो हमने उज्जैन में महिला बाल विकास के साथ कुछ आंगनबाड़ियों में इसका प्रयोग किया, और पहले हमने उनका वजन, हाइट और हीमोग्लोबिन पहले चेक किया उसको उपयोग करने से पहले, और उसके बाद फिर हमने उसको किया तो उसमें काफ़ी वृद्धि आई। और कुछ जो उनके जो स्तर थे, जैसे 3 तरह के स्तर होते हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, और ये जब तक किस तरह का कुपोषण है, तो जो लो वाले थे वो मीडियम में आ चुके थे, और मीडियम से जो है टॉप में आ चुके हैं। हाँ, और इसके लिए प्रशासन भी, मतलब आयुष मंत्रालय भी इसको अपने उसमें रखा है, जो चार्ट है भोजन के जो दिया जाता है मिड डे मील, और उसमें मुनगा को वो दिया गया। अच्छा, इसमें क्या है, अगर इसको गंभीरता से अगर लोग उपयोग करें तो ज़रूरी नहीं कि कुपोषित ही, बिना कुपोषित लोग भी उसको उपयोग करते हैं। आपके घर में मुनगा है, उसको आप सोलर ड्रायर से या सीधे सूरज की रोशनी से सुखा लीजिए, उसके पाउडर बना लीजिए मिक्सी में, और 1-1 चम्मच सब्जी में डालिए, डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो सभी वर्गों के लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इस तरह के प्रोडक्ट को कुपोषण के अगर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो किसानों की इनकम जुड़ी हुई है। आज कितना मुनगा लगाया, और किसान मुनगे की, गुजरात में कई हेक्टेयर में सिर्फ मोरिंगा की खेती होती है, मोरिंगा के पाउडर तो किए जाते हैं, और इसका एक्सपोर्ट के टेबलेट्स भी आने लगे। बिल्कुल, कैप्सूल्स भी हैं, टेबलेट्स भी हैं, इसके कई फॉर्म में आ रहे हैं। तो दर्शकों, एक चीज़ ये भी है कि हम वाकई केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, हमें ये पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं।
तो मनोज मिश्रा ने जो आज हमको बताया उसके बारे में वाकई गंभीरता से सोचने वाली बात है। मनोज जी, मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि जितने लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप इस संस्था से जुड़े हैं, एक अपनी बात है, आप उनको प्रमोट करिए, पर जो लोग आपको देख रहे हैं, केमिकल युक्त खाना कितना नुकसानदेह है और इन चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को हमें क्यों खाना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार कुछ और बता दीजिए। देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है आज के दिनों में, क्योंकि मिलावट के आप जो अखबारों में पढ़ते हैं कि हर चीज़ में मिलावट है, हल्दी में, जीरे में, धनिया में, पाउडर में, सब में मिलावट चल रहा है। तो ये चीज़ें हमारे शरीर को बहुत नुकसान कर रही है, हमारे परिवार के हेल्थ को बहुत नुकसान कर रही है, हमारी आयु को कम कर रही है। तो हमें प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, नेचुरल खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो कीटनाशक और इन सब का आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। आप गौरैया चिड़िया आप नहीं दिखाई, कम नहीं देती है, कौवे नहीं दिखते, क्यों? ये क्या होता है, आपने कीटनाशक छिड़का, अब कौन सी चिड़िया आके कौन सा दाना खा के कहाँ उड़ गई और कहाँ मर गई, कोई डेटा नहीं होता है। पूरे कम होते जा रहे हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। देखिए, कीटनाशक हमारी खेती में शब्द था ही नहीं, हमारे यहाँ कीट नियंत्रक होते थे। जी जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह कीट होते हैं, शत्रु कीट और मित्र कीट। जो मित्र कीट होते हैं, शत्रु कीट को अपने आप खत्म कर देते हैं। ये हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल। तो हम कीट नियंत्रक का उपयोग करते थे, तो जो कि हमारे ही खेत में ही सब चीज़ें थी। नीम है ना, नीम ऑयल है, आप छाछ है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो जैविक खेती है ना, जैविक खेती के बारे में एक और मैं बहुत एक रोचक तक बता रहा हूँ कि लोग जैविक खेती को सोचते हैं गोबर खाद, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जो ज़मीन उपजाऊ रहता है वो मिट्टी के बैक्टीरिया से होता है, उपजाऊ बनता है। तो बैक्टीरिया जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा आपका ज़मीन उपजाऊ रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि इससे जो हम केमिकल उपयोग कर रहे हैं उससे ज़मीन बंजर हो रही है, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए सब हमको ये करना पड़ेगा। अपने ही खेत के संसाधन से आप जैविक खेती करें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो आपको देने पड़ेंगे। जैसे आप केमिकल में देते हैं वैसे जैविक खेती में देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जैविक खेती की जानकारी होगी, और ये गारंटी है कि आपका उत्पादन बराबर आएगा केमिकल के बराबर। दर्शकों, मैं इस पर एक बात कहूँगा, मनोज जी आप भी सहमत होंगे कि अगर आप आज से इस बात को ठान लें कि हम जैविक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो शायद आप हॉस्पिटल के कम चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें हॉस्पिटल से बचना है, ये बात नहीं है कि हॉस्पिटल बुरा है, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आप अपनी जीवन शैली सुधार लें, और खासकर कोविड के समय में जितना लोगों ने अपने आप को पेशेंस रखा, अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश की, तो आगे भी इसको जारी रखिए। ये प्रचार नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ा एक कड़वा सत्य है और आपको अपनाना चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर ज़रूर जोर दीजिए। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दर्शकों, एक बात निखर कर जो सामने आती है वो ये है कि अगर हमें अपनी जीवन शैली को बदलना है तो हमें ही शुरू करना पड़ेगा, और हमें हर उस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा जहाँ से हम शुरू करते हैं। चाहे हम ब्रश कर रहे हों, चाहे हम बाहर जाकर घूम रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम कपड़े पहन रहे हों, सब चीज़ में इसका असर पड़ता है। तो अपना ध्यान रखिए, जैविक चीज़ों का उपयोग करिए। मनोज जी के साथ मैं इजाज़त दीजिए हमें, और फिर मिलेंगे एक नई चाय की चर्चा के साथ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए। नमस्कार।